नमस्कार विद्यार्थियों। हम धरातल के ऊपर जो भारी बल काम करते हैं उनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सागरीय लहरों के जो कार्य होते हैं उनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सागरीय जो लहर होती है या सागरीय तरंग होती है उसके द्वारा तटीय क्षेत्र के आसपास विभिन्न प्रकार की विचित्र स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इनके निर्माण से संबंधित सर्वप्रथम जो अध्ययन हुए वो भूमध्य सागरीय तट के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बनी स्थलाकृतियाँ थी उनके बारे में सर्वप्रथम तटीय स्थलाकृतियों के संबंध में अध्ययन हुआ। और 1958 में मैकगिल ने तटीय स्थलाकृतियों से संबंधित जो मानचित्रावली थी उसका प्रकाशन मैकगिल ने किया। क्योंकि तटीय प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लहरों का प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर हिमानी सागरीय तट पर उतरते हैं और उसके द्वारा भी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो तटीय स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण सागरीय लहरों के द्वारा ही संपन्न होता है और इनका विकास भी इन्हीं के माध्यम से होता है। क्योंकि सागरीय तट का जो अपर्दन होता है उसमें सागरीय तरंग, सागरीय धाराएं, ज्वारीय तरंग और सुनामी ये कुछ महत्वपूर्ण जल की गति होती है। ये भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, लेकिन इनमें भी मुख्य रूप से जो सागरीय लहर होती है उनके द्वारा ही स्थलाकृतियों का विकास संपन्न होता है। यहाँ क्योंकि सागरीय लहर होती है वो निरंतर तट से टकराती है, प्रभावशाली होती है और शक्तिशाली होती है। लगातार हमेशा सागरीय लहर तट से टकराती है, तो इससे जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं इनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। जब हम सागरीय लहर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये सागरीय लहर की अगर हम बात करते हैं तो इनका निर्माण पानी की जो सतह होती है, सागर की जो सतह होती है, वहां पर जब हवा रगड़ खाती है, पानी पर रगड़ खाती है तो उसके द्वारा इन लहरों का सर्जन होता है। तो एक तो शिखर होता है लहर का जो ऊपरी भाग होता है और एक होता है गर्भ। ये इसकी ऊंचाई और ये इसकी लंबाई। तो इस प्रकार से लहर तट की ओर आकर्षित होती है। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण होती है तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में, जैसे जैसे ये ऊंची होती जाएगी, लहर की ऊंचाई अधिक होती जाएगी, उतनी ही प्रभावशाली होती है। क्योंकि अगर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो इसकी ऊंचाई घट जाएगी। तो इसके कारण से जैसे लहर की ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो वो अत्यधिक वेगवती होगी, तीव्र होगी, जिसके कारण से अपर्दन के कार्य अधिक तीव्रता से संपन्न होंगे। यहाँ हम समुद्री लहर जब तट की ओर आती है तो वो कई रूप में वो लहर चलती है। जैसे हम सरफ की बात करते हैं तो पानी एकदम उठा हुआ इस तरह से समुद्री जल इस तरह से आगे बढ़ता है सरफ के रूप में और ये पानी यहां गिरता है।
तो ये सरफ के द्वारा जब तट से टकराती हैं सागरीय लहर, तो यहाँ पर स्थलाकृतियां निर्मित होती है। लेकिन जैसे ही ये तट से टकराती हैं ये लहर, और टकराने के बाद में पानी वापस समुद्र की ओर लौटता है, यानी सरफ का पानी वापस नीचे से होकर समुद्र की ओर वापस लौटता है, उसको हम अध प्रवाह का नाम देते हैं। तो निक्षेपण में यह रुकावट पैदा करता है, क्योंकि वापस ये जो पदार्थ होते हैं लहर के साथ, उनको वापस समुद्र की ओर लाने का प्रयास करता है। वेलांचली धारा की अगर हम बात करते हैं, तो वेलांचली धारा तट से जो सागर टकराता है, सागरीय जल टकराता है, वो वापस उसको समानांतर, यानी तट के पास, जैसे ये तट है और यहाँ ये सागरीय जल टकराता है, तो तट के समानांतर ये सागर बहने लगता है। तो इसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। वेलांचली धारा के रूप में इसको हम जानते हैं, यानी तट के समानांतर पानी का प्रवाह होता है। तरंगिका की अगर हम बात करते हैं, तो जब सर्फ तट से टकराता है, ये सर्फ तट से टकराता है, तो कई जलधाराओं में जल का विभाजन होता है, जिसको हम तरंगिका का नाम देते हैं। ये भी अपर्दन में सहायक होती हैं। विभिन्न प्रकार के अपर्दन के कार्य इनके द्वारा संपन्न होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो गति होती है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो स्थलाकृतियां हैं, उनका निर्माण सागरीय लहर के द्वारा संपन्न होता है। सागरीय अपर्दन के अगर रूप की हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घूलन क्रिया और जलदाब। जलगति की क्रिया, क्योंकि मुख्य रूप से जल का हाथ होता है, जल टकराता है, तो उसकी गति के कारण आसपास, तट के आसपास के जो क्षेत्र है जहां पर लहरों का प्रभाव होता है, वहां पर यह अपर्दन की क्रिया संपादित होती है। अपघर्षण का मतलब लहर के साथ जो कंकड़ पत्थर मौजूद होते हैं वो आपस में टकराते हैं, उसको उनके साथ जो लहर के साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनके द्वारा जो कटाव होता है तटीय भागों का, उसको अपघर्षण बोलते हैं। सन्निघर्षण, लहर के साथ उपस्थित जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो आपस में ही टकराते हैं और टूटकर उनका अपघर्षण होता है। घूलन क्रिया के कारण कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर घुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं, घुलनशील चट्टानें पाई जाती हैं, कमजोर चट्टानें, मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। तो घुलन क्रिया के द्वारा सागरीय लहर के द्वारा घुलन क्रिया करती है, उनका अपघर्षण हो जाता है। जलदाब की क्रिया, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कठोर चट्टानें होती हैं, उनकी जो संगठन, उनकी संरचना की अगर बात करते हैं, तो जैसे ही जलदाब तट से टकराता है, तो चट्टानों में मौजूद जो रंध्र छिद्र होते हैं, दरारें होती हैं, उनमें जल प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही हवा मुक्त होती है, दाब मुक्त होता है, और वापस जब लौटता है पानी तट से, तो वो एक अचानक से दाब निकलने का प्रयास करता है, पानी बाहर निकलने का प्रयास करता है, जिससे कि चट्टानें कमजोर होती हैं और वो लगातार इस क्रिया के द्वारा वो अपर्दित हो जाती हैं। तो ये इनके द्वारा अपर्दन की क्रिया लहरों के द्वारा संपन्न होती है। कौन कौन से जो कारक होते हैं वो मुख्य रूप से सागरीय अपर्दन को प्रभावित करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से सागरीय तरंग की जो लंबाई होती है, उसका जो वेग होता है और उसकी तरंग की आवृत्ति होती है, कितनी बार वो लहर एक मिनट में कितनी दूरी को पार कर रही है, इसकी अगर बात करते हैं तो अगर ये तीव्र होगी तो वहां पर अपर्दन की क्रिया भी ज्यादा होगी। तटीय भाग की जो चट्टानें होती हैं, संगठन और उनकी संरचना मजबूत, कठोर, मुलायम, दरारी, छिद्रयुक्त, रंध्रयुक्त, तो इस प्रकार अगर मुलायम चट्टान है, दरार युक्त है, छिद्रयुक्त है, रंध्रयुक्त है, तो आसानी से धीरे धीरे उनका अपर्दन हो जाता है। लेकिन अगर कठोर चट्टान है तो वहां पर अपर्दन की क्रिया धीमी गति से या धीमी गति से संपन्न होती है। अगर स्थिर तट है
तो वहां पर अपर्दन की क्रिया ज्यादा संपन्न होगी। ढाल की अगर मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो ढाल, चूंकि मंद ढाल अगर होगा तो वहां पर अपर्दन की जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से संपन्न होती है। जल के साथ जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सागरीय अपर्दन में। तटीय जो भाग है उनके अपर्दन में, तो उपस्थित पदार्थों की अगर मात्रा ज्यादा है तो वहां पर अपर्दन की क्रिया ज्यादा संपन्न होगी। तो ये प्रभावित करने वाली जो दशाएं हैं ये मुख्य होती हैं। अब हम अपर्दनात्मक जो स्थलाकृतियां हैं, लहरों के द्वारा जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं, किन किन स्थलाकृतियों का लहरों के द्वारा निर्माण होता है। तटीय भृगु, खांच, गुफा, प्राकृतिक मेहरा, वात छिद्री, समुद्री स्तर, स्टेक भी बोलते हैं, खिसकता भृगु, तरंग घर्षित चबूतरा, लघु निवेशिका, उठाड़ियां, ये स्थलाकृतियां अपर्दन के द्वारा बनती हैं। तटीय भृगु की अगर बात करते हैं तो क्योंकि ये जो भाग है यहां पर ये भाग सागरीय लहर से ये टकराता है और यहां इस तरह की स्थलाकृति बन जाती है। जब ये स्थलाकृति बनती है तो इसको खांच या नोच का नाम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका कटाव होता जाता है ये पीछे की ओर खिसकती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि ये ऊपरी जो भाग होता है जो समुद्र की ओर निकला होता है वो नीचे घस जाता है, तो यहां ये तटीय भृगु का इसको नाम देते हैं। गुफा की अगर बात करते हैं तो कुछ जो मुलायम चट्टान होती है वहां पर इस तरह की स्थलाकृति वहां बन जाती है। इसको हम गुफा का नाम देते हैं क्योंकि प्राकृतिक मेहराब की अगर बात करते हैं ये गुफा निर्मित होती है और लगातार यहां अपर्दन होने से ये दूसरे साइड में इसका जल निकल जाता है, तो इसको हम एक प्राकृतिक धनुष के आकार की स्थलाकृति निर्माण होता है जिसको हम प्राकृतिक मेहराब का नाम देते हैं। साथ ही साथ जब ये जल यहां टकराता है तो इसके कारण से यहां पर छिद्र हो जाता है, लहरें जब लगातार दबाव डालती हैं और ये भाग यहां छिद्र बन जाता है और जब ये पानी इधर से यहां प्रवेश करता है या गुजरता है तो यहां उपस्थित हवा के कारण यहां सीटी जैसी आवाज आती है, तो इसको हम वात छिद्र का नाम देते हैं। समुद्री स्टेक की अगर बात करते हैं तो ये जो भाग होता है ये भाग नीचे घस जाता है और ये समुद्री स्टेक इस तरह की स्थलाकृति वहां बची रहती है जिसको हम स्टेक का नाम देते हैं। खिसकता भृगु, अभी हम तटीय भृगु की बात कर रहे थे, तो भृगु लगातार कटाव के कारण पीछे की ओर खिसकता जाता है। ये यहां पीछे की ओर खिसकता जाता है तो इसको हम खिसकता भृगु का नाम देते हैं। तरंग घर्षित चबूतरा, खिसकते भृगु के लगातार नीचे घसने से मैदान या चबूतरे का निर्माण होता है, उसको तरंग घर्षित चबूतरा का नाम हम देते हैं। लघु निवेशिका की अगर बात करते हैं तो लघु निवेशिका में जब तट के पास कठोर और मुलायम चट्टानें मौजूद होती हैं तो यहां पर ये कठोर चट्टान और यहां मुलायम चट्टान, तो यहां ये आसानी से अंदर की ओर इनका कटाव हो जाता है सागरीय लहर के कारण, जिसको हम लघु निवेशिका का नाम देते हैं। अगर ये अंदर तक इनका कटाव हो जाता है, काफी दूरी तक इनका कटाव हो जाता है,
तो इसको हम खाड़ियों का नाम देते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां सागरीय लहरों के द्वारा निर्मित होती हैं और इनका विकास होता है। अब हम अगर निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की अगर बात करते हैं, लहरों के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां की अगर बात करते हैं, जो कि सागरीय लहर के द्वारा भी उसमें उपस्थित जो कंकड़ पत्थर होते हैं और लहरों के द्वारा इनका निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। मुख्य रूप से जैसे पुलिन जो समुद्रीय जो बीच होता है जहां बालू रेत का विस्तार होता है उसको पुलिन बोलते हैं। कसपुलिन सागर की ओर कंकड़ पत्थर चट्टानों का जो जमाव होता है एक कटक के रूप में, उसको हम कसपुलिन का नाम देते हैं। रोधिका मुख्य रूप से जब सागरीय लहर तट के पास पदार्थों का जमाव कर देती है तो उसको हम रोधिका का नाम देते हैं। बैरियर अवरोध, तट के आसपास अगर पदार्थों का निक्षेपण होता है तो उसको रोधिका का नाम देते हैं। एक होती है अपतट रोधिका, तट से दूर पदार्थों का जमाव होता है, एक बैरियर का निर्माण होता है, उसको हम अपतट रोधिका का नाम देते हैं। अपतट रोधिका। अपतट रोधिका और दूसरी होती है तटीय रोधिका। तट के पास, तट के समीप अगर रोधिका अवरोध का नाम निर्माण होता है तो उसको तटीय रोधिका का नाम देते हैं। लेगुन झील का भी निर्माण होता है। जैसे ये जो भाग होता है ये यहां दो तटों को अवरोध जो पदार्थ होते हैं निक्षेपण होते हैं उसके द्वारा दो जो तटीय भाग होते हैं उनको मिला देते हैं, जिसको हम अब तटीय रोधिका का नाम देते हैं। संयोजक रोधिका का इसको नाम देते हैं। एक समुद्र के पास जब इस प्रकार की स्थलाकृति पदार्थों का निक्षेपण होता है समुद्र के अंदर और फिर ये स्थलाकृति ऐसे इस रूप में बदल जाती है, तो एक तो होगी, ये तो होगी हुक और ये होगा लूप। लूप जैसी आकृति को हम लूप का नाम देंगे और ये होगा हुक। समुद्र के अंदर और अंदर की ओर जो निक्षेपण के कार्य होते हैं तो इसको स्पीड और इसको हुक। तो स्पीड और हुक, स्पीड जैसे जैसे गोलाई में निक्षेपण होता है स्पीड के ऊपर तो हुक जैसी आकृति में बदल जाता है। तो ये निक्षेपण के द्वारा संपन्न होता है। एक होता है अगर द्वीप तट के आसपास है तो वहां इनका निर्माण होता है, तो यहां द्वीप और तटीय भाग को जो पदार्थ निक्षेपित होते हैं उनको जोड़ते हैं तो उसको हम टोम्बोलो का नाम देते हैं। टोम्बोलो। तो ये विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो निक्षेपण के द्वारा संपन्न होती हैं। तो आज हमने सागरीय जो लहर होती है उनके द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, जो कि अलग प्रकार की स्थलाकृतियां लहरों के द्वारा संपन्न होती है, तो उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।